हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज में ये भारत के भूगोल का चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जाकर बाकी वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। इस नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें प्रोसेस बताया गया है कि आपको इस नोट्स को लेना कैसे है। इस नोट्स की खास बात ये है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीजें हैं उन चीजों को काफी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीजों को पढ़ने में आपको काफी आसानी होगी और समझने में भी काफी आसानी होगी। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 3 से 4 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो से रिवीजन करना है तो वीडियो से करते रहें, नोट से करना है तो नोट से करते रहें। खैर चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं जनजातियों की, उसके बाद एक एक करके सारी बातें करेंगे। जनजातियों की बात कर ली जाए, ट्राइब्स की बात कर ली जाए, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि जनजातियों के निर्धारण के जो आधार होते हैं, जो बेस है, मुख्य रूप से ये 2 बातें तो ध्यान रखिएगा। एक है सांस्कृतिक विशेषीकरण, मतलब उनकी संस्कृति कैसी है, जैसे शादी ब्याह की प्रथा क्या है, पर्व त्योहार कैसे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, ठीक है। उनके जो विभिन्न आवास हैं ये ध्यान रख लीजिएगा। कोई कोई जनजाति पहाड़ियों में रहती है, कोई जंगलों में रहना पसंद करते हैं, अलग अलग आवास स्थल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। जनसंख्या की बात कर ली जाए तो देखिए, भारत की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या जो है ना, जनजातीय जनसंख्या है भारत में 2011 जनगणना के अनुसार। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या की बात कर लीजिए जनजातियों की तो मध्य प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा। फिर जनजाति कहाँ पर नहीं पाई गई है 2011 जनगणना के अनुसार? कहाँ पर जनजाति नहीं है? पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पुडुचेरी में नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ पर जनजातियाँ नहीं है। सबसे बड़े समूह की बात कीजिए जनजातियों में तो वो है सबसे नंबर 1 पर है भील जनजाति, उसके बाद गोंड, उसके बाद संथाल। 3 ध्यान रखिए, काम चल जाएगा आपका 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है। 3 ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, मैप से क्या होता है ना, पिक्चर से चीज़ें दिमाग में सेट कर जाती हैं। तो जो मुख्य जनजातियां हैं ना, प्रमुख जनजातियां हैं, उनका जो लोकेशन है वो मैप से ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, फायदा होगा। बाकी हम एक एक करके सारी जनजातियों को देख लेंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं सब देखेंगे, बट मैप से मोटा मोटी आप जरूर ध्यान रख लीजिए। चलिए, हो सकता है यहाँ पर क्लियर ना दिख रहा हो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, पीडीएफ में आपको ठीक से मिल जाएगा। देखिए, ये उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है, थारू है, तो थारू जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जिनको हाईलाइट किया है उनको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर जौनसारी है, बुक्सा है, भोटिया है। देखिए, थारू जनजाति यहाँ उत्तर प्रदेश में भी इधर की तरफ, उत्तर में आप देख रहे हैं, बिल्कुल इधर किनारे पर इधर की तरफ पाई जाती है। फिर ये झारखंड की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर संथाल है, मुंडा है, उराव है, हो जनजातियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लद्दाख की तरफ बकरवाल है, चांगपा है। यहाँ पर देखिए ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ गद्दी, गुज्जर, ठीक है। और देखिए यहाँ राजस्थान में देख लीजिए भील जनजाति पाई जाती है, मीणा जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए गुजरात में भी भील जनजाति पाई जाती है, डाफर है। जिनको हाईलाइट किया उनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर देखिए गोंड जनजाति, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये मेघालय की तरफ ये गारो खासी जयंतियाँ जिधर की तरफ है, वो गारो खासी जो जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं ना, वो जनजातियों के नाम पर ही हैं। खैर यहाँ पर खाली खासी लिखा हुआ है, बट ध्यान रखिएगा, पहाड़ी के नाम से ही आप आराम से जनजाति का नाम ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए इधर की तरफ जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देखते रहिएगा, आपके पास टाइम है तो, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। देखिए इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ मिशमी है, डाफला है। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, टोडा, ये नीलगिरी पहाड़ी पर जो रहती है टोडा जनजाति इधर की तरफ देख रहे हैं ना। यहाँ मोपला है, मोपला विद्रोह, हिस्ट्री में आपने ये मोपला विद्रोह का नाम सुना होगा। कहाँ पर है ये? केरल में। तो देखिए यहाँ से जनजाति का भी नाम ध्यान रख लेंगे, हिस्ट्री का भी काम चल जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को पढ़नी चाहिए। उसके बाद चलिए एक एक करके सारी जनजातियों को हम देख लेते हैं। मैप में तो हमने देख ही लिया है, अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। थारू की बात कर ली जाए तो ये जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है, और अभी मैंने दिखाया था जो तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का बिल्कुल उत्तरी भाग था ना, इधर की तरफ हिमालय का तराई क्षेत्र इधर की तरफ पाई जाती है। तो सब देखते रहिएगा। उत्तराखंड विशेष रूप से आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद तराई क्षेत्र बिहार यूपी का उधर की तरफ पाई जाती हैं, बट उत्तराखंड ध्यान रख लीजिए जिनको हाईलाइट किया है। और दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति। उसके बाद उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद भोटिया की बात कर ली जाए तो ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से उत्तराखंड में। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है उधर की तरफ ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा।
ये इनकी जो प्रजाति है मंगोल प्रजाति की हैं ये। अब भूटिया जनजाति की बात कर ली जाए तो देख लीजिए इनका जो मुख्य निवास है सिक्किम, जरूर ध्यान रखिएगा, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, जिनको हाईलाइट किया है उनको ध्यान जरूर रखिएगा। और ये जो भूटिया जनजाति है ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती हैं, इनकी प्रकृति ऋतु प्रवास वाली है, मतलब ये मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। उसके बाद जौनसारी की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। हाँ, बहुपति विवाह प्रथा जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। बहुपति मतलब एक से ज़्यादा पति के साथ विवाह की प्रथा। ठीक है, बुक्सा की बात कर ली जाए, बुक्सा जनजाति उत्तराखंड विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। जिनको हाईलाइट किया है उनको जरूर ध्यान रख लीजिए, बाकी भले ध्यान रहे या ना रहे। राजी जनजाति की बात कर लिया तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भी ध्यान रख सकते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में भी ये पाई जाती है। स्थानीय नाम इनका क्या है, बनरौत है। झूमिंग कृषि की प्रथा, स्थानांतरित कृषि जिनको बोलते हैं, इनमें प्रचलित है, झूमिंग कृषि ये करते हैं। उसके बाद खैरवार की बात कर लीजिए, खैरवार या फिर खरवार, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है ना, चलिए पहले देख लेते हैं। ये जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और ये क्षेत्र लिखा हुआ है देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। बट आप खाली उत्तर प्रदेश लिखिए, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, यूपी का अगर कोई एग्जाम हो तो उनके लिए। हाँ, ये उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है खैरवार। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव की ये जनजाति होती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कत्था बनाने के लिए जाने जाते हैं खैरवार जनजाति। कत्था को खैर भी बोलते हैं, ठीक, तो उसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, कत्था को खैर भी बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद गोंड की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा जरूर, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आदि में। स्थानांतरित कृषि के लिए भी ये भी जानी जाती हैं, झूमिंग कृषि के लिए। वस्त्र कम मात्रा में ये पहनते हैं, ठीक है। महिलाओं में आभूषण का प्रचलन अधिक है, पशु बलि की प्रथा है इन जनजातियों में जी। बाकी ये हाईलाइट जो किया है ना कि गोंड जनजाति जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ध्यान रख सकते हैं। बाकी जिनको हाईलाइट किया उनको ध्यान रखिए। ये जो नीचे लिखा है ना, ये बस पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख सकते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए गद्दी जनजाति की, तो ये हिमाचल प्रदेश, मैप में भी मैंने आपको दिखाया था। भील जनजाति की बात कर ली जाए तो ये ध्यान रख लीजिएगा, राजस्थान में मुख्य रूप से, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में, ठीक है। राजस्थान जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इनकी संस्कृति जो है ना, इनकी संस्कृति में घूमर नृत्य, घूमर डांस का विशेष महत्व है और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की जनजाति हैं। उसके बाद बात कर ली जाए, ये ध्यान रख ले सकते हैं संथाल जनजाति की बात की जाए तो विवाह को क्या बोलते हैं इसमें, बापला। और मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र जो उत्तराखंड बोल रहा हूँ, झारखंड में है, और बिहार की तरफ ये जनजाति पाई जाती है। मुख्यतः आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, संथाल परगना क्षेत्र। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा की तरफ भी ये जनजाति पाई जाती हैं। और ये शारीरिक इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो द्रविड़ लोगों से मिलती जुलती इनका स्ट्रक्चर है। उसके बाद मुंडा जनजाति की बात कर ली जाए तो झारखंड, बिहार ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, बाकी ये पढ़ सकते हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, ये दोनों बातें ध्यान रखिए बस, झारखंड, बिहार। कोरबा जनजाति की बात कर लिए, झारखंड, छत्तीसगढ़। आहार में कंदमूल एवं शिकार, फल वगैरह खाते हैं, शिकार करते हैं। कोल जनजाति की बात कर लीजिए तो बिहार की तरफ, झारखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बिहार, उड़ीसा, बिहार, झारखंड ध्यान रख लीजिए। मंगानियर जनजाति की बात कर ली जाए तो ये राजस्थान का जो रेगिस्तान क्षेत्र है ना, उधर की तरफ पाई जाती हैं ये जनजाति, और ये मुस्लिम जनजाति है। धर्म इनका क्या है, इस्लाम है। संगीत परंपरा के लिए विशेष विख्यात है। उसके बाद टोडा, इंपॉर्टेंट बात है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ इनका आवास स्थल है, तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। और इनमें भी बहुपति विवाह की प्रथा का प्रचलन है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद उरांव जनजाति की बात कर ली जाए तो देखिए, उरांव जनजाति जो है ना, झारखंड आप ध्यान रख सकते हैं। इनकी जो बोली है कुडुख बोली, द्रविड़ परिवार की ये बोली है कुडुख बोली, ठीक। सरहुल त्यौहार ये मनाते हैं। और सामाजिक संस्था की बात की जाए तो इनकी एक सामाजिक संस्था है घुमकरिया, ये युवा गृह है, घुमकरिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हो जनजाति की बात कर ली जाए तो झारखंड। अंडी जो है ना, ये विवाह की प्रथा है, वार्ता के द्वारा विवाह, ठीक, वार्ता के द्वारा, बातचीत के द्वारा विवाह, अंडी विवाह प्रथा किसमें प्रचलित है, हो, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ओपोर तिपी, ये अपहरण के द्वारा विवाह, ओपोर तिपी, ये भी हो जनजाति में प्रचलित है। तो दोनों ये विवाह की प्रथा है ना, किसमें है, हो, तो ध्यान रखिएगा। चांगपा की बात कर लीजिए, चांगपा
तो ये पश्मीना एक बकरी की प्रजाति है, नस्ल है। पश्मीना बकरा बकरी पालन के लिए ये जनजाति जानी जाती है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये लद्दाख की तरफ पाई जाती है, लद्दाख में, जास्कर क्षेत्र जो है ना, जास्कर श्रेणी। फिर नागा जनजाति की बात कर लीजिए, तो ये नाम से ही दिख रहा है नागालैंड की तरफ, तो ये सब पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिकांशतः नग्न अवस्था में ये जनजाति पाई जाती है, झूमिंग कृषि के लिए ये जानी जाती है। मोपला की बात कर ली जाए तो ये केरल, ये ध्यान रख लीजिएगा, आपको हिस्ट्री में भी इससे काम हो जाएगा, मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। लेप्चा की बात कर ली जाए तो सिक्किम, हलाम नोटिया की बात कर ली जाए तो त्रिपुरा, कुकी की बात कर ली जाए तो मणिपुर। मैपिंग में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 2-3-4 जनजातियाँ दे देती हैं और जगह का नाम दे देता है, राज्य का नाम दे देता है, तो इसलिए ये थोड़ा देखते रहिएगा। भरमौर की बात कर ली जाए तो ये हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो ये इंपॉर्टेंट है। जारवा जनजाति भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति, पुरानी, ठीक, प्राचीन। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति, ये ध्यान रखिएगा लोकेशन। ओंगे जनजाति, एक मिनट, ओंगे जनजाति की बात की जाए तो ये निग्रिटो प्रजाति से बिलोंग करती हैं। शोम्पेन की बात की जाए तो मंगलोइड प्रजाति से बिलोंग करती हैं। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो प्रमुख जनजाति है, जारवा है, ओंगे है, शोम्पेन है, फिर ये इंपॉर्टेंट है सेंटिनेली। अब मेघालय की बात कर ली जाए तो आपको पठार का पता है, तो ये गारो खासी जयंतिया, ये ध्यान रख सकते हैं, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों नाम, गारो खासी जो पहाड़ियाँ हैं ना, इन्हीं के नाम पर है। मंगलोइड प्रजाति की बात की जाए तो देखिए, प्रजाति और जनजाति में डिफरेंस होता है। एक प्रजाति के अंतर्गत बहुत सारी जनजातियां आ सकती हैं, मतलब प्रजाति बड़ी होती है, एक प्रजाति के अंतर्गत बहुत सारी जनजातियां आ सकती हैं। देखिए, मंगलोइड प्रजाति की बात की जाए तो उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती हैं ये मुख्य रूप से। इनकी विशेषता क्या है? रंग पीला होता है, पीला रंग होता है, ठीक है। शरीर पर बाल कम होते हैं, बाल सीधे होते हैं, अधखुली आंखें होती हैं, चाइनीज जैसे, जापानी जैसे, ठीक। पीला रंग, शरीर पर बाल कम, बाल सीधे, अधखुली आंखें, मध्यम ऊंचाई, मीडियम ऊंचाई होती है, एवरेज, औसत, ठीक है। द्रविड़ प्रजाति की बात की जाए तो ये तो आप जानते हैं, दक्षिण भारत इनका निवास, दक्षिण भारत। इनकी जो भाषा है द्रविड़ भाषा है, इसके अंतर्गत बहुत सारी बोलियां हैं, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, ठीक, तो ये सारी भाषाएं हैं। उसके बाद बात कर ली जाए कि भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि है, मानव के जैसा कपि, वो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, असम में, ये क्या है? श्वेत भौ गिबन। उसके बाद बात कर ली जाए, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, मानवीय गतिविधियों को निषिद्ध किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया, किधर की तरफ? जारवा जनजाति क्षेत्र की तरफ, ठीक है। रसोई घर को लाल, एक मिनट, ये जो लिखा हुआ है ध्यान रख सकते हैं, रसोई घर को लाल बंगला किस जनजाति में बोलते हैं? भुंजिया, ठीक है ना, भुंजिया जनजाति। उसके बाद ये देख सकते हैं, आजीविका का मुख्य आधार बांस है, कौन सी जनजाति में? कमार जनजाति में। बिल्मा नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? बैगा जनजाति से है। और गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है? ओझा जनजाति, ओझा जनजाति। यह है बाफला या फिर बूपला, ये जो विवाह है ना, कौन सी जनजाति में फेमस है, प्रसिद्ध है? संथाल में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद विवाह प्रथा के बाद बात करिए, हाँ, भाषाओं की बात कर ली जाए, अब जनजातियों की बात खत्म हो गई, भाषाओं की बात कर ली जाए तो देखिए, भारत यूरोपीय जो भाषा संघ है, इंडो आर्यन जो भाषा संघ है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? अंग्रेजी आती है, ध्यान रखिएगा, हिंदी आती है, संस्कृत आती है, मराठी आती है, बांग्ला आती है, गुजराती आती है, पाली, प्राकृत आदि, ठीक है। उसके बाद द्रविड़ भाषा समूह की बात की जाए तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, उरांव आदि, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की बात कर लिया तो खासी है, संथाली है, मुंडारी है, भूमिजादी, ये सारी भाषाएं हैं। अब ये ध्यान रख लीजिएगा, सबसे बड़ा जो भाषाई समूह है ना, वो भारत यूरोपीय भाषा समूह, इंडो आर्यन, उसके बाद द्रविड़ है, उसके बाद ऑस्ट्रो एशियाई है। ये आपको दिख ही रहा है, भारत यूरोपीय वाला, इंडो आर्यन वाला, जिसमें अंग्रेजी है, हिंदी है, तो ये भाषा समूह बड़ा ही होगा ना। हिंदी की बात कर ली जाए तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, ये तो जानते ही हैं। बांग्ला की बात कर ली जाए तो हिंदी के पश्चात भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, कौन सी? हिंदी के बाद बांग्ला है दूसरी भाषा, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, और विश्व में इसका स्थान 6ठा है। हाँ, शास्त्रीय भाषा की बात कर ली जाए तो ये तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, ओडिया है, ये सब शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आती हैं। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा कि तमिल जो है ना, ये प्रथम शास्त्रीय भाषा का इसको दर्जा मिला था 2004 में, इसको, तमिल को। और लेटेस्ट की बात कर ली जाए तो ओडिया भाषा को नवीनतम, मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, कब? 2014 में। उसके बाद अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं।
देखिए ये बीचों बीच यहाँ से, ये गंगा बीचों बीच यहाँ से ऐसे बीचों बीच आप देख रहे होंगे गंगा नदी को, और बाकी सारी ये नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं ये सब। तो हम एक एक करके सब देख लेंगे। और ये जिनको हाईलाइट किया है ना, हो सकता है इसमें क्लियर ना दिख रहा हो, बट मैं नाम बोल दूंगा। देखिए इधर की तरफ से भागीरथी आ रही है, अलकनंदा मिल जा रही है, फिर इधर नाम गंगा हो जाता है इनका। सब एक एक करके हम देख लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इधर से देखिए रामगंगा है, ये शारदा नदी है, इधर एक तरफ गंडक है, बागमती है, कमला है। इधर देखिए यहाँ पर कि चंबल नदी है, चंबल नदी किस में जाकर मिल जा रही है, यमुना नदी में मिल जा रही है। इधर बेतवा है, बेतवा नदी ऐसे जा रही है। यहाँ पर केन है, केन बेतवा, ये फिर जाएंगी यमुना में मिलेंगी। यमुना कहाँ पर, गंगा में। तो ये सब है, मैप से आप देखेंगे तो चीज़ें अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगी। बाकी देख लीजिए ये सोन नदी है, सोन के साथ कोयल, ये कोयल नदी जाकर मिल जा रही है सोन से, सोन फिर गंगा में मिल जा रही है। तो ये बिहार की नदियाँ हैं इधर की तरफ। तो ये सारी बातें हैं, आप देखते रहिएगा। गंगा की बात कर ली जाए तो इसका जो अपवाह है ना, पूर्ववर्ती है, पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ है इसका अपवाह बहाव। ठीक है। हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है, 25 मीटर, ध्यान रखिएगा। हाँ, अभी मैंने बताया ना कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जब मिलती हैं तो इन नदियों का नाम क्या हो जाता है, मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा नाम हो जाता है। इनका मिलन कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में। हाँ, ये जो गंगा नदी है पर्वत पहाड़ से होते हुए मैदानी भाग में कहाँ पर प्रवेश करती है, हरिद्वार में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं कि फरक्का जो पश्चिम बंगाल में जगह है, जगह का नाम है फरक्का नामक स्थान पर, ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। इस नदी में आकर ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलती है। उसके बाद अंततः इसका नाम मेघना होता है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। उसके बाद हाँ, विश्व के सबसे बड़े जो डेल्टा का निर्माण हुआ है सुंदरवन, ये किस नदी पर हुआ है, किस नदी के द्वारा हुआ, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हुगली और मेघना के मध्य में, हुगली नदी और मेघना नदी के मध्य में। अब मेघना नदी का ही नाम है जो गंगा में मिलती है। देखिए सहायक नदियों की बात कर ली जाए तो बाएं से देखा जाए, बाएं कौन सा हो जाएगा, नदी ऐसे बह रही है ना, तो आप नदी मान लीजिए ऐसे बह रही है, तो आप अपना मुंह इधर की तरफ कर लीजिए, जिधर की तरफ ये तीर दिखाया गया है। तो आपका जो दायां होगा ना, आपका दायां कौन सा हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, तो नदी का भी दायां ये वाला हो जाएगा। आपका बायां कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो नदी का भी बायां ये वाला हो जाएगा। तो बाईं ओर से जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां बाईं ओर से या फिर उत्तर की तरफ से बोल सकते हैं, तो वो कौन सी है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। और ये मैंने क्रम से लिखा है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो ये थोड़ा क्रम भी आप क्रम से ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैप में भी आप देख सकते हैं, मैप देखते रहिए ये सब, बाकी मैंने यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर दिया है। उसके बाद दाएं से बात कर ली जाए तो प्रमुख जो नदियाँ है, यमुना है, फिर टोंस है, फिर सोन नदी है, ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ मैंने लिखा है। चलिए संगम की बात कर लीजिए। अभी मैंने बताया था ना कि भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में। अभी तो बताया था जिसका नाम क्या हो जाता है, गंगा, यहाँ पर। और कुछ एक संगम है जो ध्यान रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। जैसे देखिए मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम होता है कहाँ पर होता है, रुद्रप्रयाग में। पिंडर और अलकनंदा का कर्णप्रयाग में। ठीक है, ये थोड़ा सा देख सकते हैं। हाँ, ये बद्रीनाथ जो है ना, ये अलकनंदा के तट पर ही है, बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ की बात कर ली जाए तो ये मंदाकिनी के तट पर है। नीचे एक मंदाकिनी का अपवाह दिखाया गया है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। देखिए यमुना नदी की बात कर ली जाए, यमुना नदी की बात कर ली जाए तो देखिए यमुना नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो कौन सी है, चंबल है, केन है और बेतवा है। और ये भी मैंने क्रम से लिखा है पश्चिम से पूर्व की तरफ, थोड़ा सा देख सकते हैं, मैप में देखते रहिएगा। शारदा की बात कर ली जाए तो इसका अन्य नाम क्या है, गौरी गंगा है नेपाल में, काली नदी भारत नेपाल सीमा पर, और शारदा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद चलिए एक एक करके सारी नदियों की बात कर लेते हैं, नदियाँ जो हैं और उनका जो उद्गम है और मुहाना है। गंगा नदी की बात कर लीजिए तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से कहाँ पर है, गोमुख, उत्तराखंड के गोमुख में, वहाँ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यमुना की बात कर ली जाए तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये कहाँ पर, बंदरपूछ उत्तराखंड में है, वहाँ से निकलकर ये गंगा में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में मिल जाती है, प्रयागराज में मिलती है यमुना नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शारदा की बात कर ली जाए तो ये मिलाम हिमानी नेपाल से निकलकर घाघरा में आकर मिल जाती है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रामगंगा की बात कर ली जाए तो ये उत्तराखंड के दूधा टोली श्रेणी से निकलकर गंगा में मिल जाती है। बस इतना ध्यान रखिए कि गंगा के सहायक है। गोमती की बात कर ली जाए तो ये गोमत ताल
फुलर झील जो है ना उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में, वहाँ से, बट उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी आप डायरेक्ट इतना ध्यान रखिए, गोमती गोमत ताल से मिलती कहाँ पर है, हाजीपुर में, गाजीपुर में, गंगा से, उत्तर प्रदेश में है गाजीपुर। घाघरा की बात कर ली जाए तो नेपाल के नामपा श्रेणी से निकलकर गंगा में मिल जाती है छपरा, छपरा के रेविलगंज में। उसके बाद गंडक की बात कर ली जाए तो नेपाल हिमालय से निकलकर पहलेजा घाट में मिलती है, हाजीपुर में, बिहार में, ठीक है। बूढ़ी गंडक की बात कर लीजिए तो सोमेश्वर श्रेणी से निकलकर, ये पश्चिम चंपारण में है, सोमेश्वर श्रेणी से निकलकर गंगा में मिलती है मुंगेर में, मुंगेर कहाँ पर, बिहार में। कोसी की बात कर ली जाए तो ये सप्त कौशिकी से निकलकर, नेपाल के सप्त कौशिकी से निकलकर गंगा में मिल जाती है, बिहार के पूर्णिया में। महानंदा की बात कर ली जाए तो महाभारत श्रेणी से निकलकर नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलकर गंगा में मिलती है, बिहार के कटिहार में। सोन नदी की बात कर ली जाए तो ये अमरकंटक पठार से निकलकर, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलकर गंगा में मिल जाती है, पटना के दानापुर। दामोदर नदी की बात कर ली जाए तो छोटा नागपुर पठार से निकलकर ये हुगली नदी में मिल जाती है, कोलकाता के पास। बेतवा नदी की बात कर ली जाए तो ये मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है और मिलती है कहाँ, यमुना में, उत्तर प्रदेश, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। बाकी चंबल की बात कर ली जाए तो ये महू उत्तर प्रदेश से, सॉरी मध्य प्रदेश से निकलती है ये, और इस नदी का संगम हो जाता है यमुना में, यमुना से संगम होता है इटावा के पास, इटावा उत्तर प्रदेश। और देखिए कोसी नदी की बात की जाए तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर की बात की जाए तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, और गंगा की एकमात्र जो सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है वो है गोमती, गोमत ताल से। उसके बाद चंबल की जो सहायक नदियां हैं ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, हल्का फुल्का बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, क्षिप्रा है। सोन की जो मुख्य सहायक नदी है उत्तरी कोयल है, ध्यान रखिएगा। दामोदर की जो मुख्य सहायक नदी है बराकर है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यमुना और सोन के मध्य जो जल द्विभाजक का कार्य करता है वो कौन करता है, कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी जो है ना वो जल द्विभाजक का कार्य करती है, मतलब अलग रखती है उनको। हाँ, ये भी ध्यान रख सकते हैं यमुना और सोन के मध्य जो जल द्विभाजक का कार्य करता है वो कैमूर श्रेणी करती है, जल द्विभाजक का कार्य, मतलब दोनों को अलग अलग रखती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात कर ली जाए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात कर ली जाए तो देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये ऐसे आ रही है, ये सब इनकी सहायक नदी है। लोहित हो गई, ये सुबनसिरी हो गई, मानस है, ठीक है। सब एक एक करके हम देख लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए गंगा नदी इधर देखिए आकर मिल जा रही है, गंगा नदी आकर यहाँ पर देखिए ये नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये मिलन हो जा रहा है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लिए तो आपको ध्यान रखना है ये कि इसका जो उद्गम होता है ना आंगसी, या फिर ये नाम ध्यान रखिएगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। मानसरोवर झील के निकट में है, तिब्बत के पठार से। नामचा बरवा के पास इसका यू टर्न होता है, मतलब ऐसे ऐसे बहती है, फिर ऐसे नामचा बरवा के पास ऐसे होकर फिर ये भारत में प्रवेश कर जाती है। तो नामचा बरवा के पास यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश। अन्य नाम क्या है, यरलुंग सांगपो या फिर जांगबो है, कहाँ पर, जांगबो कहाँ पर, तिब्बत में। दिहांग कहाँ पर नाम है इसका, अरुणाचल प्रदेश में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी नाम हो जाता है। और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं इस नदी को, ये ध्यान रखिएगा, जमुना नदी। हाँ, माजुली द्वीप की बात की जाए ना, माजुली द्वीप की बात की जाए तो ये असम में है और किस नदी के बीच में है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है इसी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। इसका जो संगम होता है कहाँ पर हो जाता है, गंगा में, संगम हो जाता है गंगा में। और बांग्लादेश में जो गंगा का नाम हो क्या, पद्मा, तो पद्मा में इसका संगम हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सहायक नदियों की बात कर ली जाए तो थोड़ा सा नाम ध्यान रख लीजिए, तिस्ता नदी है, कामेंग नदी है, मानस है, सुबनसिरी है, सुबनसिरी के बाद दिहांग, दिबांग, संकोश, जिया भरेली, लोहित आदि, ठीक है। तो जिनको हाईलाइट किया है उनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बाकी भी आप पढ़ते रहिएगा। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं कि तिब्बत पठार से निकलने वाली जो अन्य नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है, मेकांग है, वांगो है, यांगसी है, साल्वी नदी है, तो इनको भी हम देखेंगे। बट इतना अभी ध्यान रखिए कि इनका भी उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें अगले वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।